काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं अमन सर आप सभी का अपने YouTube चैनल ASC मेंटर्स पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम लोग 10वां क्लास का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। इसमें हम लोगों ने 3 क्लास पढ़ लिया है। आज इसका चौथा क्लास है और आज हम लोग सिद्ध करने वाले हैं F बराबर r/2 गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध को आज ज्ञात करने वाले। दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का सफर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सिद्ध करने वाले हैं गोलीय दर्पण के लिए F बराबर r/2। इस क्वेश्चन को कई तरीका से पूछता है। पहला तरीका है सिद्ध करें F बराबर r/2। दूसरा तरीका है गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात करें। तीसरा तरीका है गोलीय दर्पण के लिए सिद्ध करें फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या सिद्ध करें वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो अलग अलग तरीका से इसे बिहार बोर्ड पूछते रहता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग सिद्ध करने वाले हैं अवतल दर्पण के लिए। एग्जाम में अवतल दर्पण ही आता है, तो पहले हम लोग सिद्ध कर लेते हैं अवतल दर्पण के लिए, फिर किसी दिन उत्तल दर्पण के लिए सिद्ध करेंगे। तो एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण का यह मुख्य अक्ष है। यहाँ पे ध्रुव मान लेते हैं P, दर्पण का नाम मान लेते हैं M और M'। ठीक है, इसका यहाँ मान लेते हैं फोकस, यहाँ है वक्रता केंद्र। तो यह एक अवतल दर्पण है। इसके मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है, इस किरण को मान लेते हैं AB, और ये किरण दर्पण से परावर्तन होने के बाद फोकस से गुजरेगी। फोकस से क्यों गुजरेगी? क्योंकि यह किरण मुख्य अक्ष के समांतर है। तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई भी किरण हो तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगा? फोकस से। ठीक है, इसके बाद वक्रता केंद्र से इस बिंदु को मिला देते हैं। तो वक्रता केंद्र से जब किसी भी बिंदु को दर्पण से मिलाते हैं तब ये लंब का काम करेगा, तो ये हो जाएगा लंब। ठीक है दोस्तों, तो AB हो गया आपतित किरण, BF हो गया परावर्तित किरण, और B से C हो गया लंब। तो ये इसका फिगर है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम लोग को माना कि लिखना होता है। तो माना कि क्या लिखेंगे? तो हम बोल देते हैं, इसमें लिखना है माना कि M' एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। ठीक है, इसके बाद इसमें लिखना है कि AB आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। तो ये आपको इतना लिखना है। इसके बाद हम लोग को जो सिद्ध करना है तो लिखना है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? तो F बराबर r/2 सिद्ध करना है। ठीक, इसके बाद जब सिद्ध करना शुरू करते हैं तो लिखते हैं प्रमाण। अब यहाँ से प्रमाण हम लोग लिखना शुरू करेंगे। ठीक, तो प्रमाण में क्या क्या लिखेंगे तो ध्यान देंगे। AB आपतित किरण है, BF परावर्तित किरण है, और B से C अभिलंब है। B से C अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये परावर्तन के नियम में हम लोग पढ़ लिए थे। उसी तरह से B से F परावर्तित किरण है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण, और परावर्तन के नियम से ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है। ठीक है, चलिए तो सिद्ध करना शुरू करते हैं। फिगर के अनुसार कोण ABC, कोण ABC बराबर है कोण CBF, कोण CBF। ये हो गया ABC और ये हो गया CBF। ये दोनों कोण आपस में बराबर है। कैसे बराबर है?
तो ये परावर्तन के नियम से यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें, परावर्तन के नियम से बराबर है। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसी तरह से अब हम लोग को लिखना है कोण ए बी सी। इसी तरह से हम लोग को लिखना है कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी, ये वाला कोण, कोण बी सी एफ, कोण बी सी एफ। तो ए बी सी बराबर है बी सी एफ के। ये कैसे बराबर है? तो एकांतर कोण कहते हैं इसको। ये कैसे बराबर है? तो एकांतर कोण से बराबर है, एकांतर कोण से। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक, तो समीकरण 1 और 2 में देखिए बायां साइड बराबर है। तो किसी भी समीकरण में अगर बायां तरफ बराबर होता है बच्चों, तो दायां तरफ भी बराबर हो जाता है। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से। तो 1 एवं 2 से बायां तरफ बराबर है तो दायां तरफ भी बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ, ये बराबर हो गया। ठीक है, तो अब यहां से एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, ये त्रिभुज है बी सी एफ। त्रिभुज बी सी एफ में दो कोण बराबर हो गया है। कौन कौन सा कोण बराबर हो गया है? तो कोण सी बी एफ और बराबर हो गया है कोण बी सी एफ। तो सी बी एफ ये वाला कोण और बी सी एफ ये वाला कोण, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। तो अगर किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर होता है तो वह त्रिभुज समद्विबाहु हो जाता है। तो यह त्रिभुज कैसा हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज बीसीएफ में दो कोण बराबर है, इसलिए ये त्रिभुज कैसा हो गया? समद्विबाहु हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज में जो कोण बराबर होता है उसके आमने सामने का भुजा भी बराबर होता है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, तो इसके सामने में ये भुजा है और इसके सामने में ये भुजा है, तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे इसीलिए सी एफ बराबर बी एफ। तो सी एफ किसके बराबर हो गया? बी एफ के बराबर हो गया। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो बच्चों इसके आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को मानना पड़ता है कि बिंदु बी और पी निकट है। तो यहाँ मान लेते हैं बिंदु बी पी के निकट है। ठीक है, यहाँ पे क्या मानेंगे? बिंदु बी पी के निकट है। तो बी जब पी के निकट होगा तो यहाँ पे बी एफ और पी एफ आपस में हो जाता है बराबर। तो लिख सकते हैं पी एफ बराबर बी एफ। फिर से इसको समझ लेंगे। माना गया है कि बी और पी निकट है, मतलब दोनों सटा हुआ है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो बी से एफ का दूरी और पी से एफ का दूरी है, दोनों आपस में बराबर हो जाता है। तो यही लिखे यहाँ पे पी से एफ का दूरी और बी से एफ का दूरी आपस में बराबर हो जाता है। ठीक है, यहाँ से इस दोनों को देखिए, यहाँ पे बी एफ दोनों का दायां साइड बराबर है, और जब दायां साइड बराबर होगा तो बायां साइड भी बराबर हो जाएगा। या इसमें बी एफ का मान रख दीजिए पी एफ, तो इस दोनों से हम लोग को क्या मिल जाएगा? सी एफ बराबर मिल जाएगा पी एफ। तो यहाँ से सी एफ बराबर हो गया पी एफ का। ठीक है, अब चित्र से लिखेंगे। तो चित्र में देखिए सी एफ प्लस एफ पी या पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ ये किसके बराबर है? तो सी एफ और पी एफ दोनों मिलकर के बनेगा यहाँ से यहाँ तक पी सी या सी पी, जो लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सी एफ प्लस पी एफ बराबर हो जाएगा सी पी का। तो यहाँ से सी एफ का मान हम पी एफ रख देते हैं। तो सी एफ के जगह पर क्या रखेंगे? पी एफ। तो पी एफ प्लस पी एफ बराबर हो जाएगा सी पी। पी एफ प्लस पी एफ हो जाएगा 2pf। तो 2pf बराबर हो गया सी पी। तो पी एफ बराबर हो जाएगा सी पी बाय 2। तो यहाँ से
पी एफ बराबर हो जाएगा सी पी बाय 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे पी एफ क्या है, तो पी एफ है ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, और इसे सूचित करते हैं एफ से। इसी तरह से सी पी, तो सी से पी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, और इसको सूचित करते हैं आर से, बटा में 2 है, तो यहाँ से आ गया एफ बराबर आर बाय 2। तो आशा है आप लोगों को ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। फिर से इसको एक बार दोहरा के देख लीजिएगा, आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है बच्चों किरण आरेख खींचने का नियम। अब यहाँ से हम लोग समझेंगे किरण आरेख कैसे खींचेंगे। ठीक है, तो पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। तो यहाँ पे मान लीजिए ध्रुव P, फोकस है और वक्रता केंद्र C। तो ये एक अवतल दर्पण है, इसमें अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। तो जब भी अब हम लोग किरण आरेख खींचेंगे तो इस बात को ध्यान रखना है कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आया तो वो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। लेकिन अगर ये उत्तल दर्पण हो, अगर ये उत्तल दर्पण हो तो क्या होगा, तो उत्तल दर्पण में देख लेते हैं, ये ध्रुव P है, इसका वक्रता केंद्र और फोकस दायां तरफ होता है, ये कल हम पढ़े थे। तो इसमें अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद ऊपर चल जाएगी। इसको पीछे खींचेंगे तो पता चलेगा या प्रतीत होगा कि फोकस से आ रहा है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में ये फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा और अवतल दर्पण में ये फोकस से गुजरेगा। तो किरण आरेख खींचने का ये पहला नियम था, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण में फोकस से गुजरेगी और उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है दोस्तों, किरण आरेख खींचने का दूसरा नियम है अगर कोई किरण फोकस के दिशा में आती है, अगर कोई किरण फोकस की दिशा में आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। ये दूसरा नियम है, अगर कोई भी किरण फोकस की दिशा में आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। ठीक है बच्चों, अब तीसरा नियम देखते हैं। किरण आरेख खींचने का तीसरा नियम क्या है, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, अगर कोई किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है तो उसी पथ पर वापस हो जाती है। वक्रता केंद्र के दिशा में आपतित किरण उसी पथ पर वापस हो जाती है, क्योंकि वक्रता केंद्र से अगर कोई भी रेखा हम लोग दर्पण पर खींचते हैं, यह रेखा लंब कहलाता है, मतलब ये अभिलंब कहलाता है, और अभिलंब के दिशा में आपतित किरण उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो वक्रता केंद्र के दिशा में कोई भी किरण आएगी उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। ठीक है बच्चों, अगला नियम देखते हैं, ध्रुव के दिशा में आपतित किरण, अगर कोई किरण ध्रुव के दिशा में आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद जितना कोण से आएगी उतना ही कोण से वापस चला जाएगा। तो अगर ये कोण मान लीजिए थीटा है तो ये परावर्तन के बाद भी किस कोण से जाएगा, थीटा से। तो आज यहीं तक, जय हिंद, थैंक यू।